नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। ये आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और कई जगहों पे जारी था। सरकार की तरफ से किसानों को भरोसा दिया गया है कि किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। लिखित आश्वासन के बाद किसान घर वापसी के लिए अब रजामंद हैं। आपको दिखा रहे हैं हम कुछ तस्वीरें। पहली जो तस्वीर है ये सिंघू बॉर्डर की है, जो किसान आंदोलन का केंद्र बना रहा। आज यहां जश्न मनाया जा रहा है। खुशी से किसान झूम रहे हैं। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं। गुरुवार को किसानों को केंद्र सरकार की चिट्ठी मिल गई, जिसमें सरकार ने किसानों की करीब करीब सभी मांगें मान ली हैं। सभी मांगों के माने जाने के भरोसे के बाद किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के खात्मे का जैसे ही ऐलान किया, यहां पर 1 साल से ज्यादा समय से बसा तंबुओं का शहर सिमटने लगा। तंबू, टिन के शेड ट्रक में लादे जाने लगे, लेकिन तंबुओं की संख्या यहां सैकड़ों में है और इन्हें समेटने में ही 10 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। और इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बड़ा दिन है, 1 साल से ज्यादा वक्त से ये आंदोलन चल रहा था। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की एक तरह से एकता जो है वो रंग लाई है। इस मौके पर संतुष्ट है आप सभी किसान? तमाम मांगे मान ली गई हैं आप लोगों की, या आपको कोई हिचक है अभी किसी तरह की? नहीं, कोई वो नहीं है और हम समझौते पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जो हमने 5 लोग भेजे थे, उन 5 लोगों ने सरकारों के बीच में बातचीत हुई और जो वे फैसला करके जाए वो सब लोगों ने मानना। और फैसला जब हो जाए, जिस कंडीशन पर हो जाए, उसको स्वागत करने योग्य होता है फैसला। क्योंकि कोई भी फैसला जब हो जाए, जिस कंडीशन पर हो जाए, वो ठीक ही होता है। अब वहां पर सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, तमाम जगह से अब तंबू जो लगे हुए थे 1 साल से ज्यादा से किसानों का एक तरह से यहाँ पे घर बसा हुआ था अपने घर बार छोड़कर। तो अब घर वापसी की तैयारी है टिकैत जी, और सामान सिमटने लगे हैं। इसमें अभी वक्त लगेगा। इसमें कब से वापसी की शुरुआत हो जाएगी? इसमें यह है कि आज से उनको पैकिंग पर शुरू हो गया है, जो वांडअप है, और कल भी रहेगा। और परसों से 11 तारीख से लोग जाने इसमें शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो जो भी 3, 4, 5 दिन जैसे भी लगेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में है, पूरे इसको देखकर तो बहुत बड़ी तादाद में वे लगे हुए हैं। तो इसको जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि कल एक दुखद घटना, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जो हमारे कमांडर जो शहीद हुए हैं पूरे, तो उनको एक बड़ी शोक की लहर पूरे देश में है। तो पूरा किसान एसकेएम उसमें शामिल रहेगा। और परसों के बाद में 11 तारीख से हम यहाँ से जाने की शुरुआत करेंगे। जी, 11 तारीख से आप जाने की शुरुआत करेंगे। और आप कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर हुई 1 साल के बाद, लेकिन उस समय इतनी बड़ी एक दुखद घटना हुई जिसकी वजह से इस समय एक उदासी भी है। दुखद घटना, जी। और बिल्कुल उदासी है पूरे देश में, किसानों में, नौजवानों में उदासी है। बिल्कुल, किसानों में उदासी है, नौजवानों में उदासी है। 11 तारीख से लौटने की शुरुआत है और सरकार ने आप लोगों को आश्वासन दिया है। जितनी भी आप लोगों की मांगे थी मोटे तौर पर वो मान ली गई हैं और आंदोलन वापस हो रहा है। फिर इस जो मांगे हैं उनकी कोई समय सीमा है कि कब तक ये बातें पूरी होंगी? जैसे इसमें एक तो एमएसपी की कमेटी है, उस पर तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मुकदमों की वापसी और जो तमाम चीजें जो आप लोगों की मांगे थी, उनकी समय सीमा और उसकी समीक्षा भी की जाएगी? नहीं, वो उस पर शुरू उन्होंने कह दिया कि हमने शुरू कर दिया है काम उस पर। तो ये है कि जो रूटीन वर्क है उतना ही टाइम लग जाएगा। जब सरकार एक बार कह देती है, रूटीन में काम होते रहते हैं ये। और जो मुआवजे कंपनसेशन की बात है वो तैयार है उनका। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से वो जाकर आप उसको कलेक्ट कर सकते हो।
जी हाँ, ये कहा गया है कि जनवरी में शायद फिर से एक बार किसान मिलेंगे। अभी आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी मीटिंग है 15 जनवरी को। एसकेएम ने अपनी मीटिंग एक रखी है जिसमें 40-50 लोग इकट्ठे होंगे और इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि लोग घर तक जाएंगे तो 1 महीने बाद में एक समीक्षा होनी भी चाहिए, 1 साल की समीक्षा और सरकार ने क्या किया। तो एक बार लोग मिलेंगे वो जनवरी में दिल्ली में किसी जगह वो मीटिंग रखेंगे, किसी बैंक्वेट हॉल या कहीं पे भी वो मीटिंग रख सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये समीक्षा इस बात की भी होगी कि एक साल से ज्यादा समय से जो आंदोलन चला है उसमें किसानों ने क्या पाया है और जो आपकी मांगे थी वो कितनी मानी गई हैं? क्या ठीक है, ठीक है। और जो 11 दिसंबर से वापसी की बात है, तो यहां पर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहां से किसान वापस होंगे और अलग अलग जगहों पर देश भर में, पंजाब में, सभी जगहों पर जो मोर्चे संभाले हुए थे किसान, उनकी वापसी कब से है? उनकी भी वापसी होगी, वो शायद जब ये किसान चले जाएंगे वापसी अपने घरों तक, वो शायद 13 या 14 तारीख से शायद वापसी उनकी भी हो जाएगी, क्योंकि इनको 2-2, 3-3 दिन, इनको 2-2 दिन जाने में लगेंगे। अगर 11 से चलेंगे तो 13 तारीख में पहुंचेंगे, 12 में चलेंगे तो 14 में पहुंचेंगे। तो ये सब जगह से वाइंड अप होगा, लोग जाएंगे। जिन जिन की जत्थेबंदी के जो टोल पे है, मॉल है, पेट्रोल पंप है, तो अलग अलग जगह से पूर्ण रूप से सब वाइंड अप होगा, सब स्थगित होंगे प्रोग्राम और लोग अपने घरों को जाएंगे। तो इसमें बड़ा टाइम इसमें लगेगा। और जो उत्तर प्रदेश के भी टोल हैं वो भी 11 तारीख से फ्री होंगे वहां से। जी, ठीक है जी। ये जो आंदोलन चला किसानों का, 1 साल से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे रहे, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। एक बड़ा आंदोलन था, देश भर से समर्थन मिला। आप इस 1 साल को कैसे देखते हैं? आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे? कौन तमाम लोग इसमें आपके साथ, बहुत सारे लोग जुटे रहे? इसमें सभी का धन्यवाद है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका धन्यवाद है, सफाई कर्मचारी का धन्यवाद है, जो इसमें वॉलंटियर्स काम करा उनका धन्यवाद है, जिन्होंने यहाँ पे जगह दी उनका धन्यवाद है, जिन्होंने लंगर चलाए, जो गुरुद्वारे हैं सबसे बड़ा धन्यवाद उनका है, जो बाबे हैं उनका धन्यवाद है। प्रेस के लोगों का बड़ा धन्यवाद है कि 1 साल तक प्रेस ने और उनकी टीम ने पूरा हर खबर देश के सामने रखी, वो चाहे बड़े चैनल हो, छोटा चैनल हो, यूट्यूब पर हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो सबका धन्यवाद है। सरकार, पुलिस कर्मचारी जो यहाँ पर लगे थे उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत बेखूबी रूप से इस आंदोलन में हिस्सा लिया, इसको बहुत संपन्न करवाया। जो LIU इंटेलिजेंस के लोग थे उनका बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने जगह हमको अवेलेबल करवाई, जो आस पड़ोस के लोग थे उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने सबने सहयोग दिया। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग इसमें रहा। जो ट्रांसपोर्टर से दुकानदार थे वो बिल्कुल परिवार की तरह रहे, और जो बिछड़े हुए से परिवार हमारे थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। वे महिलाएं आई, उनका बड़ा योगदान रहा। तो सब लोगों का इसमें योगदान रहा है, इसमें जिसने जो भी सेवा करी योगदान रहा, दिल्ली वासियों का योगदान इसमें रहा। जी, इस दौरान राकेश टिकैत जी, एक बात, जैसे गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा, कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर जो आंदोलन के दौरान सरकार से जो करार हुआ है उसकी समीक्षा हम लोग करते रहेंगे, जो करार हुआ है सरकार ने जो वादे किए हैं, जो लिखित आश्वासन दिया, उसकी समीक्षा होती रहेगी। और अगर सरकार ऐसा लगता है कि अपने वादों से पीछे हटी है तो आंदोलन फिर शुरू हो सकता है, इस तरह की कुछ आशंका भी है। वो 15 तारीख को मीटिंग होगी, अभी 15 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसमें 15 जनवरी को। तो ये है कि क्या रहेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। और इस समय जो आश्वासन आप लोगों को मिला है और आपकी जो तमाम मांगे थी, ये कह सकते हैं कि आप लोगों की तमाम मांगे सरकार ने मानी है। आप लोगों ने क्या बात मानी है सरकार की? हम तो वापसी जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। आपकी सारी बात मानी गई तब? सरकार की क्या बात हमको माननी? नहीं तो हम तो मानते तो रहे ना, अपने घर जा रहे हैं। हमारी जो डिमांड थी वो बातचीत के आधार पे एक समापन की तरफ गया है, हम भी जा रहे हैं। एक जब समझौता एक हुआ है ये पूर्ण रूप से
और समझौता जब हो जाए, जिन कंडीशनों पर हो जाए। जी ठीक है, समझौता हो गया है, आपने ये बात मानी कि आप घर वापस जा रहे हैं, सरकार ने आप लोगों की तमाम बातें मानी हैं, यानी कि जो मुआवजे की बात है, एमएसपी पे जो कमेटी बनेगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य होंगे, ये बातें हैं, इसका आपको आश्वासन दिया गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, धन्यवाद आपने हमसे बात की। आज का दिन जो है 1 साल के बाद ये जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन खत्म हुआ है और दिल्ली की सीमाओं पर जो किसानों ने मोर्चा संभाल रखा था, अब उस सीमा पर से ये किसान उठ रहे हैं, बल्कि जो तंबुओं का शहर वहां पर बसा हुआ है वो अब सिमटने लगा है। इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, वहां पर का मंजर आप दिखा पाएंगे, आप जहां पे मौजूद हैं, कि क्या इस समय चल रहा है? जी देखिए नगमा, राकेश टिकैत जी का परिवार यहाँ पर मौजूद है। अभी सिसौली से लोग गांव से आए हुए हैं और आज राकेश टिकैत जी का खाना आप बता रही थी कि आज क्या बना लेकर आई हैं राकेश जी के लिए? आज आलू और मूली की सब्जी। आलू और मूली की सब्जी, भुजी उसकी। भुजी, हाँ। और मट्ठा, गुड़ मट्ठा रोटी। अच्छा। ये लेके आए हैं। तो पिछले 1 साल से टिकैत जी अपने घर सिसौली गाँव नहीं गए? नहीं गए। होली भी यहीं मनाया, दीपावली भी यहीं पाया था, पूरा परिवार यहीं पे के साथ में। हाँ, तो आज सारे लोग आए हुए हैं, उनके बेटे पत्नी सारे सभी आए थे। अच्छा। तो ये देखिए नगमा, एक किसान का खाना यही है, मूली की और आलू की सब्जी और मट्ठा और गुड़। और अगर मैं नगमा ये दूसरी ओर आपको दिखाऊं तो ये सारा जो तंबू है, किसान इसमें पिछले साल भर से बैठे हुए हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में बैठे हुए थे, कोरोना के काल में ये लोग बैठे हुए थे, इतना ज़्यादा रिस्क लिया। आज एक किसान से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि आर्थिक परेशानियां भी उनके सामने आई, क्योंकि इस पूरे किसान आंदोलन में किसानों ने अपने पैसे से, अपने अनाज से लंगर यहाँ पर चलाए, अपने पैसे से वो आते जाते यहाँ पर रहे। तो तमाम परेशानियां झेलने के बाद में अब 1 साल के बाद में किसान अपने खेत और गांव की ओर लौटेंगे। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि केंद्र सरकार के साथ में तो जो केंद्र सरकार ने उनकी मांग जरूर मानी है, लेकिन अब एक नए सिरे से एक नए आंदोलन की भी वो तैयारी कर रहे हैं। और खासतौर पर जो गन्ना किसान हैं, जिनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, उनके लिए भी आंदोलन कहीं ना कहीं छेड़ने का दबाव राकेश टिकैत पर जरूर रहेगा, क्योंकि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया किसानों का ये कहना है कि गन्ना के किसानों का बकाया है। तो ऐसे में अब एक ये आंदोलन तो खैर खत्म हो चुका है। 3 महीने के बाद में, 2.5 महीने के बाद में चुनाव भी उत्तर प्रदेश का, तो इस किसान आंदोलन का उस चुनाव पर कितना असर रहेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है किसानों की कि इतना संघर्ष करने के बाद में उनको ये जो सफलता है, जो कृषि कानून है वो वापस हुए। और जो राकेश टिकैत है वो यहीं पर जो है उनका ट्रॉली में एक कैंप यहाँ पर है, उसी में वो रात दिन रहते थे। और उनके साथ में जो तमाम किसान हैं ये भी अपना अपना यहाँ पर तंबू लगा के रहते हैं। और इनका ये कहना है कि 3 से 4 दिन लगेगा इस पूरे अपने सामान को वापस घर ले जाने में। फिलहाल यहाँ कोई जश्न उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा सिंघू बॉर्डर पर हो रहा था, क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि जो एक सीडीएस रावत साहब का जो हादसा हुआ है उसके शोक में जो है वो यहाँ पर 10 तारीख तक जो है वो जश्न नहीं मनाया जाएगा। अब देखना है कि 11 तारीख को जब ये सारे लोग लौटेंगे तब गाजीपुर बॉर्डर का क्या माहौल रहता है। लेकिन यहाँ के किसान ये भी कह रहे हैं कि जब सिंघू और टीकरी बॉर्डर से लोग चले जाएंगे उसके बाद में वो सबसे बाद में यहाँ से उठेंगे। जी नकबा जी, धन्यवाद आपका। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं, बता रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान हैं, जैसा राकेश टिकैत ने अभी हमसे इस बातचीत में कहा भी था कि यहाँ पे कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ भारत में के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ जो हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें उनके अलावा उनकी पत्नी और 11 और जवान मारे गए हैं। इसलिए यहाँ पर जश्न नहीं मनाया जा रहा है और 10 तारीख के बाद ही यहाँ पर किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ से वापसी की शुरुआत सबसे बाद में होगी। पहले सिंघू बॉर्डर पे से किसान वापस लौटेंगे, उसके बाद ही गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टीकरी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से वापस जाना शुरू होंगे किसान। और सिंघू बॉर्डर पर वैसे एक अलग किस्म का माहौल है, वहां पर यहाँ से कुछ ज्यादा खुशी मनाई जा रही है, जश्न है वहां पे। और सौरभ शुक्ला वहां पे मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं वहां का हाल।
हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में और आप देखेंगे किसान जो है यहाँ झूम रहे हैं और आप देखेंगे खड़े होकर के पगड़ी पहने हुए बुजुर्ग भी देखिए यहाँ पर बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर भंगड़ा पाते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये तस्वीरें जो है जश्न का माहौल है सिंघू बॉर्डर पर, ये किसान नाचते गाते हुए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये तमाम ट्रैक्टर में गाने बज रहे हैं, किसान जीत के जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये जीत का जश्न है। कितना खुश हैं पूरे कब तक है आपका भंगड़ा, कब तक चलेगा? ये तो पूरी रात चलेगा भंगड़ा। हाँ जी, भंगड़ा पूरी रात चलेगा। नाश्ते में जाएंगे? हाँ जी, पूरी रात चलेगा। बारिके ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਬਾਰਿਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ जावांगे दिल्ली तो मर के। तो ये तस्वीरें बताते हैं कि कितने खुश हैं पंजाब के किसान, नाचते हुए जाएंगे यहाँ से। सिंघू बॉर्डर में पार्टी शुरू हो गई है, चल रही है। किसान कह रहे हैं कि ऐसे ही नाचते गाते हुए 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे नाचते गाते हुए। और इनका कहना है कि उन्होंने अपनी सारी मांगे मनवा ली हैं, भांगड़ा तो पा रहे हैं और साथ में श्रद्धांजलि उन 700 किसानों की जिन्होंने इस आंदोलन में अपना बलिदान दिया है। तो ऐसे नाचते गाते हुए जाने का प्लान इन किसानों का है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो किसानों ने खत्म किया है अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है तमाम सीमाओं से। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और उसके बाद CDS बिपिन रावत का शव, बाकी जवानों का शव आज दिल्ली पहुंचेगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ब्रेक के बाद इस हादसे से जुड़ी खबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को तमिलनाडु से दिल्ली लाया जा रहा है। सुलूर एयरबेस से पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली के एयरफोर्स टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को धौलाकुआं मिलिट्री अस्पताल में ले जाया जाएगा। शुक्रवार को 11 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर सेना के तीनों अंगों के मिलिट्री बैंड के साथ धौलाकुआं के बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा। करीब 4 बजे धौलाकुआं के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल के इस हादसे में एक इकलौते ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बचे हैं और उनकी सांसें मौत से लड़ रही हैं। उन्हें एयरलिफ्ट करके अब बेंगलुरु के अस्पताल ले जाया गया है। वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के रहने वाले हैं। घर वालों के अलावा पूरा गांव इस वक्त उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। वरुण सिंह के गांव में उनके चाचा अखिलेश सिंह का फोन लगातार बज रहा है। दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले हर कोई वरुण की सेहत की खबर जानना चाहता है। अखिलेश बीच बीच में अपने लैपटॉप पे आने वाली खबरें देखते हैं कि शायद उनकी बेहतरी की कुछ खबर आ जाए। उसके कुछ मेजर ऑपरेशन हुए हैं कल रात में और अब वो ICU में शिफ्ट किए गए हैं। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है, ICU में है। वरुण पिछले साल लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में तेजस उड़ाकर लाए थे। अक्टूबर में तेजस में एरियल इमरजेंसी की हालत में बहादुरी और अक्लमंदी से उसे लेकर सलामत लौटने पे अभी 15 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति कोविंद से शौर्य चक्र मिला था। एक प्लेन जो नई बनी है उसको उड़ा रहे थे, बीच में उसका कुछ प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने उसको सकुशल उतारा था बिना किसी इंजरी के, बिना किसी
नुकसान के, इस वजह से उनको उच्च क्षमता का प्रदर्शन के लिए उनको सोच करना था। गांव में वरुण के घर गांव वालों की भीड़ जुटी है। हर कोई एयरफोर्स से मिलने वाली खबर के इंतजार में है। गांव के कुछ आस्थावान मंदिर में उनके लिए प्रार्थना भी कराए हैं। गांव के मंदिर के पुजारी वरुण को बरसों से जानते हैं। गांव आने पे वो यहाँ भी आते थे। वरुण सिंह जी बचे हुए हैं, हमारे गांव के हैं और उनकी ज़िंदगी के लिए हम लोग जो है भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ताकि वह जल्द से जल्द आराम हो जाए और हम लोगों के बीच में आए। वरुण के पिता खुद आर्मी में कर्नल रहे हैं, जो भोपाल में रहते हैं। उनके 4 चाचा इसी गांव में रहते हैं। सब उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इस एयर क्रैश की बेइंतहा बुरी खबर के बीच वरुण सिंह की सलामती एक छोटी सी राहत है। अब उनका सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरा मुल्क दुआ कर रहा है उनकी जिंदगी के लिए। देवरिया में विनोद द्विवेदी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और इसके अलावा शुक्रवार को 11 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर जो है वो उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग पे लाया जाएगा। जो लोग आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए परिमल हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास के सामने हैं। परिमल, आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। कल से यहाँ पर शुभचिंतकों का, उनके अपनों का, तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है। खबर आने के बाद से ही पार्थिव शरीर आज लाया जा रहा है और इस समय वहां पर तमाम लोग जुट रहे होंगे। आप क्या और जानकारी हमें दे सकते हैं इस बारे में? देखिए, फिलहाल तो यही बताना है कि जैसा आपने भी कहा कि कल से लोग लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो रिश्तेदार हों, जानकार हों, वो पहुँच रहे हैं। साथ में अधिकारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ नेता भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी से कुछ वक्त पहले, कुछ वक्त बाद ये भी चर्चा है कि जो पुष्कर धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर नगमा एक बार और बताएं कि वैसी ही स्थिति है जिस तरीके से कल वो स्थिति बनी थी कि बैरिकेडिंग वगैरह किया हुआ है ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो किसी को आने जाने वालों को, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। हालांकि परिवार के दुख को कम नहीं किया जा सकता है, दुख बांटा जरूर जा सकता है और यही बड़ी वजह है कि जो उनके जानकार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कम से कम एक ढाढ़स और दिलासा देने की बात, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेटियाँ मौजूद हैं इसी घर में और उनकी दोनों बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और दिन के वक्त में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो एक परिवार के साथ खड़ा होने की ज़रूरत होती है मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में। और ये वक्त जो है बड़ा मुश्किल है परिवार के लिए, क्योंकि किसी एक को नहीं, अपने माँ बाप दोनों को खोया है परिवार ने, परिवार की दोनों बेटियों ने। तो इसी को एक बांटने की कोशिश, उनके साथ खड़े होने की कोशिश, उनको सहानुभूति देने की कोशिश ये सरकार की तरफ से भी हो रही है, उन लोगों की तरफ से भी हो रही है जो उनके परिचित हैं, उन लोगों की तरफ से हो रही है जो अधिकारी हैं, जो सेना के पर्सनल हैं। क्योंकि यहाँ पर सेना भी उसी तरीके से खड़ी है और उनकी गाड़ियों का काफिला भी उसी तरीके से सुबह से आता जा रहा है। सुबह 8 बजे से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 8:30 बजे का वक्त होगा, तब से ये सिलसिला जो है जिस तरीके से शाम में कल दोपहर से चलना शुरू हुआ था, देर शाम तक चला था, उसी तरीके से सुबह में भी ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पे कहने और बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो स्थिति है अभी फ़िलहाल, जिस तरीके का हादसा हुआ और जिस तरीके का मंजर हुआ, उसमें देश भी एक तरीके से सदमे में है और उसी परिवार के सदमे को बांटने की एक कोशिश जो है वहाँ पे वो लोग, तमाम लोग कर रहे हैं जो परिवार के जानकार हैं, जिनको जाने की अनुमति मिल रही है, जिनको मिलने की अनुमति मिल रही है और वो लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका परिमल। आपने सही कहा कि ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, ज्यादा कुछ जानकारी के लिए नहीं है। परिवार के साथ खड़े होने का वक्त है, ज्यादा सवाल पूछने का भी कोई यहाँ वक्त अभी है नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल घड़ी है। उनकी दोनों बेटियां वहां मौजूद हैं और उनके जानने वाले जो लोग हैं, परिवार को जानने वाले जो लोग हैं, वो इस समय आ रहे हैं परिवार के साथ, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। अब ये जो हादसा हुआ, हादसे का जो शिकार हुआ हेलीकॉप्टर, वो है मी 17V5
और इस हेलीकॉप्टर का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स वो होता है जिसमें कि तमाम जानकारियां होती हैं कि हेलीकॉप्टर किस ऊंचाई पर उड़ रहा था, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के आसपास किस तरह की घटनाएं हुई थी। इस तरह की जानकारियां ब्लैक बॉक्स में कोडेड होती हैं, लेकिन इसकी जांच में कुछ वक्त लगेगा। इस बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जो शायद क्रैश से ठीक पहले की है। अब ये क्रैश से ठीक पहले की है या नहीं, इसकी वायुसेना ने पुष्टि नहीं की है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्रैश के पहले का एक वीडियो है जो इस समय वायरल है। देखिए आप भी। गुरुवार को सीडीएस जनरल रावत समेत 13 लोगों के शव लिए एम्बुलेंस वेलिंगटन से सुलूर के लिए निकली तो माहौल भाव भीना हो गया। लोगों ने फूल बरसाए और जब वहां से ये एम्बुलेंस निकली तो लोग नारे लगा रहे थे। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हादसे से ठीक पहले हेलीकॉप्टर की तस्वीर है। यहां पर हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना नई बात नहीं है, लेकिन शायद डगमगाते हेलीकॉप्टर और इससे आती अजीब सी आवाज ने लोगों का ध्यान खींचा। कहते हैं कि पेड़ से टकराते ही हेलीकॉप्टर जमीन में गिरा और आग के गोलों में तब्दील हो गया। शिव कुमार का दावा है घटना के फौरन बाद उसने कुछ लोगों को वहां गिरे हुए देखा। इनमें से एक ने उससे पानी मांगा, लेकिन वहां पानी नहीं था। 2-3 घंटे बाद जब पुलिस ने फोटो दिखाई तब उसे पता चला कि जिसने पानी मांगा था वो देश के पहले सीडीएस थे। எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்த்ததுமே வந்து அவர் வழியில் பெயினில் வந்து அப்படியே ஃபீல் இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், சார் கூலாக இருங்க சார், ரிலாக்ஸாக இருங்க, நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தான் அவர் திரும்பி பார்த்து நான் சொன்னதை அப்சர்வ் பண்ணி திரும்பி பார்த்துட்டு வாட்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் இருந்த இடம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எமர்ஜென்சியாக மேலே வந்து தண்ணி கொண்டு போக முடியல. உடனடியாக எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கத்தியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த பெட்ஷீட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அவரை தூக்கி நாங்கள் அந்த சீட்டில் பெட்ஷீட்டில் உட்கார வச்சு மேலே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். सर वो सडनली एक बॉडी के देखा, वो पर्सन जिंदा था, वो पूछ रहा था मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए। मैं बहुत तैयार हो गया। सडनली इनका उठा के एक बेडशीट में डाल के साथ साथ लेके आया ऊपर। बाद में அப்புறம் அந்த பாடி யார் அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் கழிச்சு தான் நாங்கள் கீழே அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் வந்து என்னோட ஷோல்டரில் தட்டி வந்து அந்த விவின் சாரோட ஃபோட்டோவை காட்டினாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடையாளம் பட்டு 2வது நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணவர் தான் நம்மளோட சீஃப் கமாண்டர் அப்படின்னாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா और ये बोल रहा शिव कुमार बोल रहा था वो बॉडी का दिखाया। सेकंड बॉडी के लेने के समय वो 3 घंटा के बाद में पता चला एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला इनका ये फोटो दिखा के यही है रावत साहब। नीलगिरी की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब इस हादसे के लिए भी जानी जाएंगी जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ साथ 13 लोगों की मौत हो गई। कुन्नूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गुरुवार को कोर्टरूम के अंदर एक तेज धमाका होते ही अफरा तफरी मची और पुलिस के मुताबिक ये लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट है जिसकी जांच चल रही है। इस धमाके के बाद अदालतों में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार सुबह रोहिणी कोर्ट के कोर्ट नंबर 102 में तेज धमाका हुआ। पहले सबको लगा कि फायरिंग हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि एक लैपटॉप बैग के अंदर धमाका हुआ है। इस धमाके से कोर्टरूम में मौजूद एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बहुत जोर का धमाका हुआ। हम लोग जस्ट बैक साइड में थे उसी कोर्ट के,
तो जैसे ही उस कोर्ट की तरफ आगे बढ़े तो पता चला कि ऐसा लगा गोली चली है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई पहले कि गोली चली है, लेकिन जब जैसे कोर्ट के पास गए तो पता चला कि गोली नहीं चली है और कोई लैपटॉप था किसी का, वो काफी देर से सुबह से चार्जिंग पे था, वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही और रिसेंटली अपडेट्स आई और वहीं कोर्ट में जैसे बिल्कुल कोर्ट तक पहुंचे तो पता चला कि कोई एक्सप्लोजिव आइटम रखी गई है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम भी पहुंची। पुलिस ने मौके से एक आईडी, कुछ विस्फोटक, बैटरी, तार और एक टिफिन नुमा चीज बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये लो इंटेंसिटी वाला क्रूड बम था। इसी कोर्ट में बीते सितंबर में कोर्ट रूम के अंदर हुए शूटआउट में दिल्ली के टॉप गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत 3 लोग मारे गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी जिला अदालतों की सुरक्षा नए सिरे से बढ़ाई थी। उसके बाद हुई ये घटना अदालतों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। वकीलों को सिक्योरिटी पॉइंट अपनी लाइफ का समझना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ऐसे यहाँ होना चाहिए। ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम तो लॉयर हैं, हम तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी जांच की जा रही कि आखिर कैसे कोई शख्स अंदर गया, क्या वो वकील की ड्रेस में था। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट रूम के अंदर ब्लास्ट करने को लेकर आखिर किसी का क्या मकसद हो सकता है, क्या ये काम किसी अपराधी का है या इसके पीछे कोई टेरर एंगल है, इसको लेकर भी अब जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही है। वहीं कोर्ट रूम परिसर के बाहर और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। अंदर एनएसजी की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। पुलिस अब कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अब ये जांच में ही साफ होगा कि कोर्ट में धमाके करने वाले की मंशा क्या है। क्या ये एक आपराधिक घटना है या इसके पीछे टेरर एंगल है? नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच महाराष्ट्र में कोविड का आर काउंट 1 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। मुंबई, पुणे, ठाणे में 1 के पार है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आर वैल्यू बढ़ा है। दरअसल किसी भी बीमारी के फैलने की दर को रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू कहते हैं। एक संक्रमित से औसतन कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है, यही आर नंबर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि महामारी खत्म होने के लिए आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन मामलों वाले राज्य महाराष्ट्र की आर वैल्यू नवंबर 18 से 21 के बीच 0.86 थी, जो इस सप्ताह बढ़कर 0.97 हो गई है। मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे शहरों में आर वैल्यू 1 से ऊपर नजर आ रही है। पुणे की आर वैल्यू 1.09 से बढ़कर 1.13 हो गई है, यानी 100 मरीज अन्य 113 को संक्रमित कर रहे हैं। मुंबई की आर वैल्यू इस हफ्ते बढ़कर 1.10 तक पहुंच गई है, तो ठाणे में सबसे ज्यादा 1.19 है। देश के दूसरे बड़े शहरों का आकलन बताता है कि मुंबई, पुणे के अलावा चेन्नई और बेंगलुरु में ये 1 से ऊपर है और कोलकाता में 1 के करीब पहुंच चुका है। बड़े राज्यों में कर्नाटक में आर वैल्यू 1.12 है, जम्मू कश्मीर में 1.08 और तेलंगाना में 1.05। वैसे राहत की बात यह है कि देश की आर वैल्यू 1 से नीचे 0.94 के आसपास बनी हुई है। अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो संक्रमण बढ़ रहा है, जैसे कि पुणे की आर वैल्यू 1.13 है। इसका मतलब 100 संक्रमित मरीज 113 को संक्रमित कर सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि महाराष्ट्र की आर वैल्यू 0.97 है, यानी 1 से नीचे, लेकिन राज्य के कई जिलों में आर फैक्टर संक्रमण दर 1 से ज्यादा है। मुंबई, पुणे और अहमदनगर में 1 से ऊपर है। यही आर वैल्यू ठाणे में काफी ज्यादा है, 1.19, यानी 1.2 के एकदम करीब। नासिक की आर वैल्यू 1.12 है। Thane has 1.19, that's very close to 1.2, pretty high. Nasik has 1.12.
फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के मामले इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं कि वो आर वैल्यू पर असर दिखाए। टास्क फोर्स कहती है कि आने वाले कुछ हफ्ते का बदलाव समझना जरूरी है। मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत और ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए। आर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये 1 से ज्यादा चला जाए तो ये समझ में आता है कि शायद एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से ये जानकारी अगले 1 या 2 हफ्ते में हमें और खुलासा करेगी कि क्या सचमुच आर नंबर बढ़ा है या सिर्फ ये थोड़ा बहुत ट्रेंड है और फिर से 1 के नीचे चला जाएगा। महाराष्ट्र में बुधवार को करीब 900 कोविड संक्रमित मरीज मिले। मुंबई ठाणे सर्कल में सबसे ज्यादा 423 मरीज तो पुणे सर्कल में 271। कई राज्यों में नीचे जा रहे आर फैक्टर देश की आर वैल्यू स्थिर तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों और शहरों में बढ़ता ट्रेंड जानकारों की नजर खींच रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।